हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विपिन सर, विपिन मैथ चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आइए इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जो रुक्मिणी पब्लिकेशन का 2700 प्लस क्वेश्चन जो मैथमेटिक्स है उसका सॉल्यूशन कर रहे हैं, तो उसका हम लोग इसमें वीडियो देखेंगे। उसमें हम लोग ऑलरेडी 1140 तक हम लोग पहुंच चुके हैं। ठीक, 1140 के बाद अब शुरू करना है, तो उसको हम लोग आइए शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पे न्यू होंगे तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपको जो भी न्यू वीडियो हमारे चैनल पे डलेगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। ठीक, तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, एक बात आप ध्यान रखिएगा कि कोई भी आप काम करिए अच्छे से करिए। ठीक, कोई भी काम करिए उस पर समय दीजिए। बिना समय दिए हुए आपका काम नहीं हो सकता है। उसको टाइम दीजिएगा तब वो आपका जो है काम अच्छा से हो सकता है। ठीक, बहुत लोग जैसे वीडियो शुरू करते हैं और तुरंत स्किप करके भाग जाते हैं। ऐसा नहीं, आप वीडियो पूरा देखिए। पूरा जब तक नहीं देखिएगा, किसी भी काम को करने के लिए आप कब सक्सेस हो पाइए, जब उस पर आप समय दीजिएगा, समय अपना टाइम स्पेंड करिएगा, तब ना कुछ सीखिएगा। तो यही चीज़ है, आप टाइम एक्सपेंड करिए। हम लोग टाइम एंड वर्क का भी बहुत अच्छे से कंसेप्ट सीखे हुए हैं। ठीक, उसका 8 वीडियो प्लेलिस्ट में डला हुआ है टाइम एंड वर्क के, तो वहाँ से जाकर अब टाइम एंड वर्क बिल्कुल नहीं जानते हैं तो 0 से 1 से टाइप 1 से वहाँ पे जाकर शुरू करिए। टाइम एंड वर्क एकदम विश्वास के साथ कहते हैं कि टाइम एंड वर्क आप अगर कुछ भी नहीं जानते होंगे तो वहाँ से आराम से आप सीख जाएंगे। ठीक, तो आइए हम लोग क्वेश्चन शुरू करते हैं। 1141 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक, 1141 नंबर क्वेश्चन आपका बोला हुआ है कि निम्न में से ऐसी कौन सी सबसे बड़ी संख्या है जो 105 को विभाजित करने पे शेषफल 9 आती है और 164 को विभाजित करने पे शेषफल 20 आती है। देखिए, इस तरह के क्वेश्चन को हमेशा सॉल्व करते वक्त ध्यान देना है कि जहां भी कहे कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे किसी संख्या को विभाजित किया जाए, इसका मतलब आपसे एचसीएफ पूछ रहा है, उसका एचसीएफ निकालना है। लेकिन यहां पे हमें बोला हुआ है कि अगर हम 105 को विभाजित करते हैं तो शेषफल कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। ठीक, शेषफल कितना आ रहा है, 9। अगर हम 164 को विभाजित कर रहे हैं तो शेषफल हम लोग का कितना आ जा रहा है, 20 आ जा रहा है। इसका मतलब हम क्या करते हैं कि ये तो फिक्स है कि एचसीएफ का क्वेश्चन है, लेकिन ऐसे नहीं, जो शेष बच रहा है ना उसको पहले हम घटा लेंगे इसमें से। तो 105 में से 9 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 96 हो जाएगा। ठीक, 96, और यहाँ घटा लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा आपका, 144 हो जाएगा। अर्थात वो जो संख्या होगा जो कि इसको भाग देने पे 9 शेष बचे, इसको भाग देने पे 20, वो इन दोनों का क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। तब एचसीएफ आप आराम से यहाँ से निकाल लीजिए। तो एचसीएफ निकालने का आपको तरीका बताए हैं कि अंतर ले लेंगे। तो यहाँ से अगर अंतर, दोनों का अंतर से बड़ा, कभी भी एचसीएफ अंतर से बड़ा नहीं हो सकता, ये बात ध्यान रखना होगा। एचसीएफ एक तो भाग विधि से भी है, उससे भी निकाल सकते हैं, लेकिन ये बहुत इजीली बन जाएगा, 2-3 सेकंड आपका समय लगेगा। जैसे मान लीजिए हम अंतर यहाँ से ले लिए तो अंतर कितना हो जा रहा है आपका, यहाँ से 48 हो रहा है। अब एक बात बताइए कि क्या 48 से ये संख्या कट रही है, तो हाँ कट रही है। ये भी कट रही है तो हाँ 3 टाइम्स कट रही है। अर्थात यही जो होगा इसका एचसीएफ हो जाएगा। अगर 48 से नहीं कटता तब हम इसको खंड करते हैं, इसको तोड़ते हैं, तब उस संख्या को ढूंढते कि किससे कट रहा है। तो ये दोनों कट रहे हैं तो यही हम लोग का एचसीएफ हो जाएगा। एक भाग भी दिया आपका, उससे आप ध्यान रखिएगा। ठीक, उससे भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, वो तो बेसिक तरीका है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें हमेशा घटाकर एचसीएफ निकालते हैं, शेष को घटा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि 9.5% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से 6 साल के बाद जो ब्याज है वो 456 रुपए हो जा रहा है। तो कह रहा है कि निवेश की राशि यानी प्रिंसिपल आपसे पूछ रहा है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है। ब्याज बराबर क्या होता है, ब्याज बराबर मूलधन नहीं पता है, समय 6 साल है और दर है आपका 9.5 और बट्टा 100 हो जाता है। अब आराम से निकाल लेंगे। देखिए ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे एक और 0 आ जाएगा। 19 से कटा दीजिए, 19 5 95 और यहाँ कर लेते हैं 19 दूना 38, 39 40 यानी 7 बच रहा है, 19 चौके 76 हो जा रहा है। अब करते हैं तो 6 चौके 24 हो जा रहा है। 5 से इसे कटा देते हैं तो 5 दूना 10, 200 चौके 800 हो जाएगा। यानी प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, तो 800 रुपये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, ये आसान चीज है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को बहुत बारीकी से समझिएगा। 1143 नंबर क्या कह रहा है, देखिए बोला है कि 2 स्टेशनों के बीच की दूरी 380 किलोमीटर है। इन स्टेशनों से समानांतर पटरियों पर एक साथ एक दूसरे को पार करने के लिए 2 ट्रेनें चलती है। उनमें से एक की गति दूसरी से 7 किलोमीटर अधिक है। यदि शुरुआत से 2 घंटे बाद दोनों ट्रेनों के बीच की दूरी 126 किलोमीटर है तो प्रत्येक ट्रेन की गति क्या होगी। ठीक, देखिए ये कह रहा है कि जैसे 2 स्टेशनों के बीच की दूरी यहाँ पे दिया हुआ है,
ये पहले का कितना है 380 किलोमीटर है, ठीक। अब एक ट्रेन यहाँ से स्टार्ट हो रही है, एक ट्रेन यहाँ से स्टार्ट हो रही है, समानांतर पटरी है। अब इन दोनों के जो ट्रेन स्टार्ट हो रही है इनके चाल में जो अंतर है, एक का चाल 1 से 7 किलोमीटर अधिक है, तो इसका अगर हम x किलोमीटर प्रति घंटा मान लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा x + 7 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा, ठीक। इसका अधिक है 7 किलोमीटर। तो अब हमें क्या बोला है कि यदि शुरुआत से 2 घंटे के बाद, यानी कि 2 घंटा जब ये दोनों ट्रेन चलती है तब इनके बीच की दूरी 126 हो जाता है। जब 2 घंटा ये चलती है, मान लीजिए कि ये 2 घंटा में यहाँ आ गई, ये 2 घंटा में यहाँ आ गई, तब इन दोनों के बीच की दूरी कितना हो गया, तो 126 किलोमीटर आ गया। इसका मतलब कि ये 2 घंटा में दोनों ट्रेन कितना दूरी तय की, यानी कि तय किया गया जो दूरी है, तय दूरी वो कितना है ये हमें निकालना होगा। तो यानी कि 380 टोटल दूरी है, उसमें से 126 और बचा हुआ है, इसका मतलब उसको घटा देंगे तो तय दूरी निकल जाएगा। तो कितनी दूरी तय कर ली, इसको घटा दीजिए, तो ये 4 हो जाएगा, 7 में से 2 जाएगा 5 हो जाएगा, और यहाँ 3 में से 1 गया, 254 किलोमीटर इन लोगों ने तय की है। तब एक बात बताइए कि समय बराबर क्या होता है। समय बराबर यहाँ पे हमें दिया हुआ है कि 2 घंटा का समय लगता है, तो समय बराबर दूरी का मान 254 किलोमीटर है और बट्टा 4 होता है। लेकिन यहाँ पे दोनों ट्रेनें चल रही है तो एक दूसरे की ओर आई रही है, तो सापेक्षिक चाल जुड़ जाएगा, और जब एक ही दिशा में जाती है तो क्या होता है, घट जाता है। तो यहाँ पे दोनों जुड़ जाएगा, तो ये x और x + 7 को जोड़ेंगे, यानी कि 2x + 7 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। ये सापेक्षिक चाल हो गया। अब देखिए कटा दीजिए, यहाँ से 2 से कटाएंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी के 4, 2 सते 14 हो जाएगा, ठीक। यानी कि अब इधर क्रॉस गुणा कर लेते हैं, तो 2x + 7 बराबर 127 आ गया। तो x बराबर कितना हो जाएगा, ये इधर जाके घट जाएगा, 120/2 हो जाएगा, यानी कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ से एक की चाल जो हो जाएगा, एक का चाल हो जाएगा 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और जो ये है इससे 7 किलोमीटर ज़्यादा स्पीड है, तो इसका कितना हो जाएगा, यहाँ से 67 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा, ठीक। तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा, एक का 60 किलोमीटर और एक का 67 किलोमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बात क्लियर, यहाँ पे अच्छा क्वेश्चन है, इसको समझ लीजिएगा, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन की, हमेशा समय बराबर दूरी बट्टा सापेक्षिक चाल लेते हैं। दोनों वस्तुएं, दोनों ट्रेनें चल रही है, इसका मतलब हमें सापेक्षिक चाल लेना होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन हम लोग का बोल रहा है कि घड़ी में 3:25 हो रहे हैं, 3:25 हो रहे हैं, तो मिनट और घंटा और मिनट की सुई के बीच का कोण पूछ रहा है। तो देखिए एक फॉर्मूला याद रखिएगा, थीटा बराबर मोड में होता है 30h 30h - 11/2 m हो जाता है। यहाँ h का मतलब घंटा वाला लेंगे, घंटा का जो टाइम रहेगा, और यहाँ m के जगह मिनट वाला टाइम लेंगे। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, अब मोड का मतलब तो आपको पता ही है कि निगेटिव भी आएगा, तो उसे हम किस में मानेंगे, पॉजिटिव में मानेंगे। तो यहाँ 30 है और 3 घंटा वाला है, तो 30 तो कितना हो जाएगा 90 माइनस 11/2 और गुणे कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो 25 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 25, यानी हम इसको घटा लेते हैं। देखिए 9 दूना 18, 180 माइनस 11 × 5 = 55, 5 11 दूना 22, 5 27, 275/2 हो जाएगा। देखिए निगेटिव भी आ रहा है, तब भी हम इसको क्या मानेंगे, पॉजिटिव मानेंगे। जब मोड में से हटाएंगे तो ये पॉजिटिव भी हो जाएगा, यानी क्या आ जाएगा, तो यहाँ 5 आ जा रहा है, 17 में से 8 गया 9, और यहाँ कट गया 95/2 हो जा रहा है। इसका मतलब 2 चौके 8, 1 9, 2 7 14, 2 5 10, 47 डिग्री जो है इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि 47.5, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। बात क्लियर, बस ये आप फॉर्मूला याद रखिएगा, थीटा बराबर 30h - 11/2 m। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन हमें बोला हुआ है कि a का मान ज्ञात करें यदि बहुपद, एक बहुपद दिया है, एक आपको पॉलिनोमियल्स दिया है, बहुपद क्या दिया है, x³ + 3x² - 2ax + 3। इसमें बोला है कि a का वैल्यू निकालना है आपको, जहां ये x² - 1 से विभाजित है। ये बोला है कि ये x² + 1 से पूर्णतः विभाजित है, द्वारा भाग देने पर शेषफल बच रहा है, जो कि -5x शेषफल आ रहा है। बोला है कि इस बहुपद को इतना से भाग देने पर शेषफल कितना आ जा रहा है, -5x। तो एक बात बताइए, आपको बताए थे कि यहाँ से हम देख रहे हैं कि x² + 1 = 0, तो x² बराबर -1 आ जा रहा है। तो इस मान को हम क्या करेंगे, इसमें पुट कर लेंगे, और वहीं किसके बराबर हो जाएगा, शेषफल के बराबर हो जाएगा। तो पुट कर लीजिए। देखिए अगर यहाँ हम पुट करेंगे तो x² बराबर -1 है, तो इसको x² × x कर
लेंगे तो एक्स स्क्वायर का -1 है और -1 में एक्स से देखिए इसको ऐसे लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर गुणे एक्स प्लस 3x स्क्वायर माइनस 2ax प्लस 3। अब यहाँ से एक्स स्क्वायर का मान रख दीजिए, एक्स स्क्वायर का मान -1 है तो ये -x हो जाएगा और प्लस इसका रखिएगा आपका, देखिए इसका मान रखिएगा एक्स स्क्वायर का मान -1 तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -3 माइनस 2ax प्लस 3 और ये किसके बराबर हो जाएगा तो -5x के बराबर हो जाएगा क्योंकि इतना शेषफल बच जा रहा है। बात क्लियर? तो अब देखिए यहाँ से 3 से ये 3 कैंसिल हो जा रहा है, यानी यहाँ क्या बच रहा है तो यहाँ से अगर हम कॉमन ले लेते हैं कितना -x अगर कॉमन ले लेते हैं तो ये 1 प्लस 2a बच जा रहा है और बराबर कितना हो जाएगा इधर -5x हो जाएगा। माइनस से माइनस कैंसिल, x से x कैंसिल, यानी कि 2a बराबर कितना हो जाएगा तो ये उधर घट जाएगा, 4 हो जा रहा है तो a का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका कि 2 आ जाएगा। जिससे हमें भाग देना रहता है उसको 0 के बराबर करके और इसमें रख देंगे और जो शेषफल बचेगा वहीं बराबर हो जाएगा। कभी कभी कहता है पूर्णतः विभाजित हो जाए तो यहाँ क्या ले लेंगे 0 ले लेते हैं। बात क्लियर? तो यहाँ हमने -5x शेष आ रहा था तो -5x कर लिया और इसको सॉल्व कर लिए, यानी a का वैल्यू कितना आना चाहिए आपको कि 2 आना चाहिए, ऑप्शन नंबर हम लोग का क्या हो जाएगा तो डी हो जाएगा। बात क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, बोला है ये तो आप खुद से कर लीजिएगा, 5/3 प्लस 3/5 जोड़ना है तो हम लोग का आंसर डी आ जाएगा, इसको आप खुद से कर लीजिएगा, आसान क्वेश्चन है। चलिए 1147 करते हैं। 4 साल के समय में नदी पर पुल बनाने के लिए कई लोगों नियुक्त किए गए। पहले वर्ष के अंत में कर्मचारियों की संख्या 5% कम हो गई। यह कमी दूसरे वर्ष के अंत में भी दोहराती है। हालांकि समय पर पुल को पूरा करने के लिए तीसरे वर्ष के अंत में 20% की वृद्धि कर दी गई। यदि चौथे वर्ष की शुरुआत से काम करने वाले लोगों की संख्या नहीं, देखिए चौथा साल पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, यानी कि 3 साल कंप्लीट हुआ है। देखिए तो बोला है कि शुरुआत में लोगों की संख्या कितनी, शुरुआत वाला हमें नहीं पता है, x मान लेते हैं, ठीक, x मान लिए। तो 1 साल के बाद क्या हुआ है, यहाँ पे बोला है कि 5% की कमी आ गई है, तो 5% कमी मतलब हो जाएगा 95/100 हो जाएगा, ये 1 साल के बाद निकाल लिए। अब दूसरे साल में भी कह रहे हैं कि यह कमी बरकरार रहती है, सेम कमी होता है, यानी यहाँ भी कितनी हो जाएगा 95/100 हो जाएगा, ठीक। तीसरे साल में क्या कर रहा है कि 20% हम बढ़ा देते हैं, इसका मतलब कितना हो जाएगा ये 120/100 हो जाएगा, 20% बढ़ाए हैं तो। और ये जो 3 साल के बाद है ना, ये चौथे साल के शुरुआत का ये आपका निकल गया संख्या। तो शुरुआत की संख्या चौथे साल, अंत में नहीं बोला है, शुरुआत नहीं बोला है, तो चौथे साल के शुरुआत में कितनी है तो यहाँ 2166 है, ये इसको बराबर लिख लिए कितना 2166। अब सॉल्व कर लेंगे आराम से, शुरुआत में आ जाएगा आपका। ये चौथे साल के शुरुआत में था, चौथा साल का इधर भी है, ये 4 साल में इतना था। अब कटा करके देखिए, कर लीजिए, 5 से करेंगे 19 25 95, यहाँ 20 हो जाएगा, फिर 5 से करेंगे 19, फिर यहाँ 20 हो जाएगा, ठीक। 19 से इसको कटा लीजिए, देखिए 19 से कम 19, 20 21 आ जा रहा है, फिर 19 से कम 19 आ जा रहा है, 19 चौके 76 आ जा रहा है, ठीक। फिर देखिए 19 छक्के 114 हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ कर लेते हैं तो ये 2 छक्के 12, 6 से 6 कैंसिल, यानी कि x का वैल्यू कितना आ जाएगा तो 2 पर 1 0 2 0, यानी कि 3 0 हो जाएगा। इसका मतलब जो शुरुआत में संख्या थी वो कितनी थी 2000 के बराबर थी। तो बहुत आसान क्वेश्चन था, हम लोग आराम से कर लिए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं। अगला क्वेश्चन बोला है हमें महत्तम समापवर्तक निकालना है। देखिए HCF निकालना है, 2 3 4 9, उसके बाद कह रहा है यहाँ पे 2 8 3 5 कह रहे हैं, उसके बाद आपका 3 0 7 8 कह रहा है। बोला है कि इसका HCF आप निकालिए। देखिए HCF मतलब बताए थे अभी आपको कि एक तो आप भाग विधि से निकाल सकते हैं, एक और तरीका है कि जो सबसे कम अंतर होता है, इन तीनों में से अगर हम इसको घटाएंगे तो हमें अंतर कम मिलेगा। देखिए यहाँ 33 है ना, तो 33 500 का अंतर आएगा, यहाँ 38 200 के लगभग आ रहा है, तो इसको हम घटा लेते हैं तो अंतर कम मिल रहा है। तो देखिए 8 में से 5 जाएगा 7 हो जाएगा, और यहाँ कितना हो जा रहा है 7 में से 3 जाएगा 4 हो जाएगा, और यहाँ 10 में से आपका 8 चला जा रहा है 2 जा रहा है। इसका मतलब कि 247 से बड़ा HCF नहीं हो सकता है। ये तो क्लियर होगा कि 247 होगा या इससे छोटा होगा। तो क्या ये 247 से तीनों कटेगा
तब जाकर उसका एचसीएफ होगा। और ऑप्शन का भी थोड़ा सा हेल्प लेते रहना है। इसमें 247 ऑप्शन दिया ही नहीं है, तब हम इसको ब्रेक करेंगे तो इसको तोड़ेंगे तो 3 गुणे 81 में टूट जा रहा है। क्या 81 ऑप्शन दिया हुआ है? हाँ दिया हुआ है। तो अब 81 से हमें चेक कर लेना होगा कि क्या ये तीनों कट रहा है। तो 81 से चेक करना आसान है कि यहां से टॉप का, में बताइए। देखिए 81 से हम कैसे, 81 से यहाँ से हम चेक कर सकते हैं इजीली कि 81 से कट रहा है कि नहीं। कैसे 81 से चेक करेंगे? देखिए यहाँ अगर 9 से भाग देते हैं तो देखिए 9 दूना 18, 19, 20, 21, 22, 5 आ रहा है, 9 छक 54, 9 एकम 9। और फिर ये देखिए 6 2 8 1 9 से कट जा रहा है, इसका मतलब 81 से कट जाएगा। इसको कटाते हैं तो 29 27, 1 28, 9 एकम 9, 4 13, 9 5 45। अब देखिए 5 3 8 1 9, ये भी 9 से कट जा रहा है, इसका मतलब 81 से कट जाएगा। ये देखिए इसको भी 9 से कटाते हैं, 29 27, 28 29 30, 9 फिर 29 27, 28 29 30, 31 32, अच्छा सॉरी 9 चौके 36 हो जाएगा और 9 दूना 18। फिर ये 4 3 7 2 9 आ जा रहा है, इसका मतलब कि 81 से सब कट जा रहा है, तो यही इसका एचसीएफ हो जाएगा। देखिए अगर इसको भाग विधि से बनाइएगा तो इससे भी ज्यादा समय लगेगा, ये बात क्लियर है कि इससे ज्यादा समय लगेगा। ये तुरंत आप डिसाइड कर सकते हैं। यहाँ पे हमने कम अंतर लिया 247, तो ये 247 से सब नहीं कट रही है, ऑप्शन भी नहीं दिया, इस पे हम जाएंगे ही नहीं। इसको ब्रेक किए 3 गुणे का से, ब्रेक भी करना है ना तो एक सबसे छोटी आभास संख्या होनी चाहिए और जो बड़ा वाला होगा उसी से हम चेक करेंगे। तो 81 से हम देख रहे हैं कि सब कट जा रहा है। 81 से चेक करने का कैसे बताएं? 9 से जब एक कटा रहे हैं तो इतना आ रहा है, इसका मतलब ये 9 से कट जा रहा है। 6 2 8 1 9, 9 से ये भी कट जा रहा है, इसका मतलब ये कटेगा ही। फिर इसको 9 से कर रहे हैं तो 5 3 8 1 9, ये भी 81 से कट जाएगा। इसको भी 9 से किए तो 4 3 7 2 9, ये भी 9 से कट जा रहा है, इसका मतलब 81 से कट जाएगा। तो सभी संख्या 81 से कट रही है, तो ये एचसीएफ आपका 81 हो जाएगा। बात क्लियर? तो ये एचसीएफ निकालना एक बहुत अच्छा तरीका है, आप इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आ जाएगा आपको। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? अगला में बोला है कि एक असमांतर चतुर्भुज की 2 समांतर भुजाओं। देखिए असमांतर चतुर्भुज जहां भी आपको कहा जाए, इसका मतलब आप समझ जाएगा कि ट्रेपेजियम यानी कि समलंब चतुर्भुज की बात किया जा रहा है, उसी का नाम है असमांतर चतुर्भुज। चतुर्भुज में 2 असमांतर चतुर्भुज होते हैं, एक पतंग होता है और एक क्या होता है आपका ट्रेपेजियम। तो इसमें जब समांतर की बात कर लिया कि 2 समांतर है, तो ये ट्रेपेजियम की ही बात कर रहा है। तो एक ट्रेपेजियम है यानी कि समलंब चतुर्भुज है, जिसमें कि बोल रहा है कि इसकी 2 समांतर भुजाओं के बीच की दूरी निकालना है। ये दोनों समांतर भुजा है, तो ये बीच की दूरी यानी कि हमें ये ऊंचाई निकालना है कि ऊंचाई कितना होगा। और यहाँ बोला हुआ है कि बीच की दूरी ज्ञात करिए यदि असमांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, इसका जो एरिया दिया है ना, एरिया हमें पता है कितना दे दिया आपका, 150 दे दिया हुआ है। अब बोल रहा है कि यदि और 2 समांतर भुजा की लंबाई 15 10 है, ये बड़ा वाला 15 है और ये छोटा वाला कितना है 10 है, ये हमें दिया हुआ है। तब आपको पता होगा कि इसका एरिया बराबर क्या होता है। इसका एरिया 1/2 समांतर भुजाओं का योग, यानी कि 15 10 कितना हो जाएगा 25 और गुणे ऊंचाई हो जाता है। समलंब चतुर्भुज का एरिया होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई। अब आराम से यहाँ कर लीजिए। देखिए 25 छक्के कितना हो जाएगा 150, एच का वैल्यू कितना हो जाएगा 12, आपका 12 मीटर में हो जाएगा, मीटर में दिया हुआ है तो ये 12 मीटर आपका आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर हम लोग का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो बात क्लियर हो गया होगा। असमांतर चतुर्भुज मतलब यहाँ क्या हो जाएगा, ट्रेपेजियम हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या बोला हुआ है। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि 16 विशेषज्ञ किसी काम को 28 प्रशिक्षु, देखिए विशेषज्ञ मतलब एक्सपर्ट है, किसी काम के एक्सपर्ट हैं, और उनके साथ जो 28 जो है प्रशिक्षु यानी न्यू जो है चले आते हैं, न्यू लोग, और द्वारा किए जाने का समय अवधि में पूरा काम कर सकते हैं। तो 12 विशेषज्ञ और 15 प्रशिक्षु किसी कार्य के एक भाग को पूरा करते हैं। इस समान अवधि में समान कार्य को पूरा करने के लिए 8 विशेषज्ञ। देखिए पहले तो ये बोला है ना कि जो 16 विशेषज्ञ हैं, यानी इनको हम एक्सपर्ट लिख दे रहे हैं, EX मतलब एक्सपर्ट। तो जो 16 एक्सपर्ट हैं वो 28 न्यू जो होंगे, न्यू आपका मजदूर होंगे, उनके बराबर काम करते हैं। तो अगर हम इनका एफिशिएंसी का रेशियो निकाल लेते हैं, एक्सपर्ट बटे न्यू, तो ये कितने आ जाते हैं, तो यहाँ से कटा दीजिए 4 7 28, 4 चौके 16, यानी कि 7/4 आ जा रहा है। हमने इनकी क्षमता का रेशियो निकाल लीजिए, कितना आ गया 7/4 आ गया। अब कह रहा है कि अगर 12
विशेषज्ञ और मतलब प्लस होता है। टाइम एंड वर्क का आप पार्ट नहीं देखेंगे तो जाकर देख लीजिएगा, महिला पुरुष बच्चा वाला सब उससे समझ में आ जाएगा, प्लेलिस्ट में डला हुआ है। तो यहाँ हमें बोला हुआ है कि 12 विशेषज्ञ, 12 एक्सपर्ट और मतलब प्लस हो जाएगा, और 15 जो है न्यू आ जाते हैं, न्यू रहते हैं। तो ये जितने समय में किसी काम को करते हैं उतने ही समय में, यानी कि दोनों का समय क्लियर है। अगर इधर भी टी मानिएगा तो उधर भी टी रहेगा, तो समय बराबर, तो इसको हम इसकी चर्चा ही नहीं करेंगे। उतने ही समय में बोला है कि इस समान अवधि में समान काम को, काम भी समान है कि 8 एक्सपर्ट के साथ कितने विशेषज्ञ को लगाना होगा, कितने जो है, नहीं सॉरी, 8 विशेषज्ञ के साथ कितने जो है न्यू को लगाना होगा, यानी कि जो प्रशिक्षु हैं वो कितने लगाने होंगे। तो ये नहीं पता, हम इन्हें एक्स मान लेते हैं। ठीक, देखिए 8 एक्सपर्ट के साथ कितने न्यू लगाने होंगे हमें नहीं पता है, तो बात क्लियर हो गया। यहाँ समय दोनों का सेम था, समय की चर्चा ही नहीं करेंगे। तब देखिए 8 एक्सपर्ट इधर आ जाएंगे तो ये कितने हो जाएंगे, 4 एक्सपर्ट। ऐसे भी कर सकते हैं, चाहे देखिए एक्सपर्ट की जगह अगर हम 7 रख देंगे तो ये 12 सत्ते 84 हो जाएगा, और 15 चौके 60 हो जाएगा, यानी कि 84 60, ये 84 हो गया प्लस ये 60 हो जा रहा है। तो ये कितना हो जाएगा आपका, डायरेक्ट हम जोड़ लेते हैं। यहाँ ये 84 हो जा रहा है और ये 60 हो जा रहा है। यहाँ फिर एक्सपर्ट की जगह 7 रखेंगे, 8 7 56 हो जाएगा। तो देखिए जोड़ लीजिए इधर आपका, फिर यहाँ न्यू और एक्स का वैल्यू कितना, न्यू की जगह क्या रखेंगे 4, तो ये 4x हो जाएगा, यानी कि 4x बराबर हम डायरेक्ट लिख देते हैं। तो ये आ जाएगा आपका 4 8 6 14, 144 में से 56 आपको घटा देना है। बात क्लियर हो गया, यहाँ कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक्सपर्ट का 7 है और न्यू वाले का 4 है। तो एक्सपर्ट को 7 लिखिए तो 12 7 84 हो गया, न्यू को 4 रखे 15 चौके 60। यहाँ एक्सपर्ट कितने 7, तो 8 7 56, न्यू की जगह 4 रख लिए। तो अब कर लीजिए, देखिए यहाँ से कितना आ जाएगा आपका, तो 14 में से 6 जाएगा 8 हो जाएगा, और यहाँ कितना बच गया आपका, 13 में से 5 गया 8, यानी 88,000 है। तो इस 4 से कटा दे रहे हैं, यानी कि 22 को जो है हमें, जो प्रशिक्षु हैं न्यू वाले हैं उनको लगाना होगा। यहाँ 8 एक्सपर्ट के साथ 22 को न्यू वाले लगाएंगे, तब जाकर इस सेम काम करेंगे जितना ये कर रहे हैं। ठीक, तो कितना आंसर हो जाएगा आपका, देख लीजिए। ऑप्शन नंबर हम लोग का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। बात क्लियर, तो अच्छा क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहे हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग का कह रहे हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, बोला है 11 से 51 नंबर की गुणोत्तर श्रेणी जीपी के पहले 3 पदों के योग और पहले 6 पदों के योग का अनुपात 125 अनुपात 152 है। तो जीपी का सामान्य अनुपात, यानी कि जो कॉमन रेशियो है उसी को पूछ रहा है। देखिए जीपी में कब कोई टर्म रहता है, जैसे हम कह सकते हैं कि कोई टर्म अगर जीपी में है, ये अगर जीपी में है तो क्या हो जाएगा, अगर पहला पद ए रहा तो अब ए आर हो जाएगा। ठीक, आर आर बढ़ता जाता है, आर गुना होता जाता है। अब इसका आर गुना यानी कि ए आर स्क्वायर, फिर इसका आर गुना तो ए आर क्यूब हो जाएगा, इसका आर गुना तो ए आर 4 हो जाएगा, इसका आर गुना तो ए आर 5 हो जाएगा। ये आर गुना हमेशा होता जाता है, इसी को कहते हैं पहला पद। और जो इसका आर गुना हो रहा है, पहले पद दूसरे पद में पहले पद से, अगले पद में उसके पिछले पद से भाग देंगे तो वही कॉमन रेशियो बचता है, उसी का हमें मान पूछा हुआ है। तो देखिए 6 टर्म है टोटल। अब यहां बोला है कि पहले 3 टर्म का योग दिया हुआ है, पहले 3 टर्म का योग 125 है, यहाँ इनका योग दिया हुआ है 125। उसके बाद बोल रहा है कि सभी 6 टर्म का जो योग दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है 152 दिया हुआ है। अच्छा एक बात बताइए कि अगर आखिरी हम 3 टर्म का योग निकालना चाहें तो 152 में से 125 घटा लेंगे, यानी 12 में से 5 गया 7 हो जा रहा है, और यहाँ 2 हो जा रहा है। ठीक, 27 हो जा रहा है। इस चीज को अब हम हटा दे रहे हैं, क्योंकि पहले 3 का योग 125 और आखिरी 3 का योग कितना हो जा रहा है, 27 हो जा रहा है। तो अगर इनका रेशियो, हम इनके योग का अगर रेशियो कर लेते हैं, देखिए ये ए, अगर ए इसमें से कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, 1 प्लस ए इसमें से कॉमन ले लेते हैं तो 1 प्लस आर स्क्वायर हो जाएगा, और बट्टा अब इसका रेशियो ले लेते हैं तो इसमें हमें ए आर क्यूब कॉमन हो जाएगा, इसमें ये सब में तो कितना हो जाएगा, ए आर क्यूब कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ 1 बच जाएगा, यहाँ आर बच जाएगा, और यहाँ आर स्क्वायर हो जाएगा। और इनका रेशियो हम क्या लिखेंगे तो 125/27 हो जाएगा। ठीक, 125/27। अब देखिए ये चीज इस चीज से कट जा रही है, ए से ए भी कट जा रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि 1/r का अगर वैल्यू निकालेंगे, क्यूब में है तो ये क्यूब रूट में हो जाएगा। तो क्यूब रूट होने का मतलब कि 125 का क्यूब रूट 5 हो जाएगा और 27 का क्यूब रूट 3 हो जाएगा। तो हमें तो r का वैल्यू पूछा है ना, तो उलट देंगे, ये इनवर्स जब इधर करेंगे तो इधर भी इनवर्स, यानी कि 3/5 हो जाएगा। यहाँ r का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3/5 हो जाएगा। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस चीज को हम लोग आराम से इसमें कर लिए। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 1152 देखिए क्या करे, 1152 क्या बोला है उसको देखिए।
1152 हमें कह रहे हैं कि दो संख्या का महत्तम समापवर्तक, देखिए यहाँ थोड़ा क्वेश्चन में एरर है, उसको आप सुधार लेंगे कि ये महत्तम समापवर्तक नहीं है, महत्तम समापवर्तक से ये कभी बनेगा ही नहीं। दो संख्या का गुणनफल जो है 120 है, यानी गुणनफल मतलब हम क्या मान लेते हैं, एक्स वाई दो संख्या है, एक्स वाई बराबर 120 और उनके वर्गों का योग यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना दिया हुआ है, 289 दिया है। तो अब हमें पूछा हुआ है कि उन संख्या का योग क्या होगा। तो आपको पता है कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy हो जाएगा, 2xy। तो यहाँ से देखिए इसका मान दिया हुआ है 289 और प्लस 2 गुणे, इसको जब 2 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 240, यानी ये कितना हो जा रहा है आपका, तो 2 2 4 हो जाए, ऐसे कर लीजिए, 9 8 4 12 और 2 529 हो जा रहा है। तो जब x प्लस वाई का होल स्क्वायर 529, तो जब x प्लस वाई का मान निकालना होगा तो ये रूट में हो जाएगा 529। तो 529 का रूट कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका, 529 का वर्गमूल 23 हो जाता है, यानी कि 23 हम लोग का जो है आंसर हो जाएगा। ठीक, 23 नंबर यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बात क्लियर, यहाँ पे सुधार लीजिएगा, ये गुणनफल दिया हुआ था। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 53 क्या कह रहा है। 53 हमें बोला हुआ है कि फलों की एक टोकरी में 52% लीची है और 48% कीवी है, कीवी फल है। यदि इनकी संख्या 50 है तो लीची और कीवी का, देखिए रेशियो निकालने में इस संख्या का कोई यूज ही नहीं है। यहां से हम देखेंगे कि लीची का जो है, लीची का जो प्रतिशत है 52% है और कीवी का जो प्रतिशत है वो हम लोग का कितना है, कीवी जो है इसमें 48% है। तो इसी का रेशियो पूछा है, रेशियो निकाल लीजिए। तो देखिए ये 4 से कटा देते हैं, 13 चौके 52 और 4 से कटाते हैं 12, यानी कि 13:12 जो होगा इसका आंसर हो जाएगा। इसमें संख्या की कोई जरूरत नहीं है। ठीक, चलिए 1154 देख लीजिए। 1154 क्या बोला हुआ है, कह रहे हैं कि x का वह न्यूनतम मान क्या होगा जिससे कि 50/x - 14 जो हो जाए एक पूर्णांक संख्या हो जाए, इंटीजर हो जाए। तो इंटीजर के बारे में आपको पता ही होगा ना कि इंटीजर में 0 भी आता है, इधर पॉजिटिव वाला भी वैल्यू आता है और इधर निगेटिव वाला भी वैल्यू सब आ जाता है। ठीक, निगेटिव पॉजिटिव जीरो सब शामिल रहता है। तो एक बात बताइए कि ये तो 0 कभी नहीं हो सकता है, 0 कभी नहीं हो सकता है, तो 0 तो इंटीजर आएगा नहीं। अब माइनस में हो सकता है या प्लस में। देखिए इस तरह के क्वेश्चन को हम ऑप्शन से करेंगे, सबसे आसानी से होगा। अगर सबसे छोटा ऑप्शन न्यूनतम संख्या पूछा है तो सबसे इसमें छोटा ऑप्शन देखते हैं तो -36 है। इधर जितना जाएंगे मान छोटा हो जाता है, इधर बढ़ता जाएगा। तो सबसे छोटा अगर -36 है तो इसमें x के जगह अगर हम -36 लेते हैं तो -36 - 14 -50 हो जा रहा है, यानी कि 50/-50 कितना हो जाएगा, -1। तो ये भी देखिए एक इंटीजर है, इसका मतलब सबसे मिनिमम वैल्यू इसका इंटीजर -1 आ रहा है, जो कि किस पे, तो -36 रखने पे। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, -36 आ गया। ऑप्शन से इस तरह के क्वेश्चन को इजीली कर लेंगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 1155 नंबर कह रहा है कि एक त्रिभुज के तीनों भुजाओं के लंबाई जो दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर है, 13 सेंटीमीटर है और यहाँ बोल रहा है आपका कि 15 सेंटीमीटर है। ठीक, अब कह रहा है हमें कि इसके पारस्परिक शीर्ष लंबों का अनुपात क्या होगा। यानी कि देखिए आप एक बात ध्यान रखिएगा, जैसे कि ये जो अगर भुजा मान लेते हैं ABC है, ABC, और इसका जो ऊंचाई है अगर H1 है, इसका ऊंचाई B का अगर H2 है और C का अगर H3 है, तो भुजा का जो रेशियो होता है उसके विपरीत होता है जो ऊंचाई का अनुपात होता है। यहाँ से अगर हम कह सकते हैं कि H1 अनुपात H2 अनुपात H3 बराबर क्या होगा, तो इसका इन्वर्स होता है 1/A अनुपात 1/B अनुपात 1/C हो जाएगा। संगत ऊंचाई का जो अनुपात होता है वो संगत भुजा के अनुपात के व्युत्क्रमानुपाती होता है, संगत भुजा के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो आप इस नोट को ध्यान रखिएगा कि संगत शीर्ष लंब का अनुपात संगत भुजा के अनुपात का इन्वर्सली होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तब आराम से हम निकाल लेंगे 1/8 अनुपात 1/13 अनुपात 1/15 हो जाएगा। तो देखिए इसका निकालना है, इसके एलसीएम से गुणा करते हैं, यानी कि 13 में 15 से गुणा कर लेंगे तो 15 × 45 5 हो जाएगा 4, 15 कम 15 4 19, यानी 195 अनुपात इसका निकालना है, इसको ढक लीजिए 15 8 120 हो जाएगा। ठीक, इसका निकालना है, इसको ढक लीजिए 13 8 104 हो जाएगा। ठीक, तो यही हम लोग का जो है संगत शीर्ष लंब का अनुपात हो जाएगा, संगत ऊंचाई का अनुपात हो जाएगा 195, कट नहीं रहा, 195 अनुपात 120 अनुपात 104, यानी कि ऑप्शन नंबर हम लोग का क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आसान सा क्वेश्चन था, बस आप ये नोट ध्यान रखिएगा कि ऊंचाई का अनुपात भुजा के अनुपात का इन्वर्सली
होता है, दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली होते हैं। क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो होगा हम लोग का, अगले क्वेश्चन में बोला है कि एक परीक्षा में 85 में से 40 छात्रों ने 50% से कम अंक अर्जित किए, तो 50% से कम प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या या 50% अंक या 50, देखिए 50 जब कह रहा है इसमें कि 50% से कम कितने पाए हैं, 50% से कम जो है वो कितने हैं आपके, तो 40 छात्र हैं। तो अब हम कह सकते हैं कि 50% या उससे अधिक कितने पाएंगे, अधिक वाला जो संख्या होगा वो कितना हो जाएगा, तो टोटल 85 है, इसमें से हम 40 घटा लेते हैं यानी कि 45 हो जाएगा। तो इसी दोनों का हमें रेशियो पूछा हुआ है, तो रेशियो कितना हो जाएगा 40:45। तो हम क्या कर लेते हैं, 5 से कटा देते हैं, 5 8 40, 5 9 45, यानी कि 8:9 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए 57 नंबर क्वेश्चन क्या बोला हुआ है, 1157 बोला हुआ है कि यदि P की आयु Q की आयु से दोगुनी है, दो आदमी है यहाँ से P है और Q है, तो बोला है कि P की आयु Q से दोगुनी है, ये अगर x है तो ये कितना है 2x है। अब बोला है कि 5 साल बाद उनकी आयु का योग 70। अच्छा एक बात बताइए कि 5 साल बाद करेंगे तो ये 2x + 5 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा x + 5 हो जाएगा। अब कितना हो जा रहा है 70, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा हम लोग का कि 3x बराबर, ये दोनों जाकर घट जाता है, उधर 60 हो जाएगा, तो x का वैल्यू 20 हो जाएगा। तो क्या पूछा है आपसे देख लीजिए, तो पूछा है तो उनकी वर्तमान आयु का योग क्या होगा, यानी कि 3x हो जाएगा, यहाँ से 3 यही तो हो जाएगा, 3x का वैल्यू ही पूछा था, 3x मतलब 60 हो जाएगा, वर्तमान आयु का योग यही 3x हो जाता है यानी कि 60 हो जाता है। क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 1158 क्या बोला हुआ है। इधर आसान क्वेश्चन है आपका। 1158 कह रहा है कि एक गोले और एक लंबवृत्तीय बेलन के, देखिए एक गोला की बात कर रहा है, एक गोला और एक लंबवृत्तीय बेलन की बात किया है। क्या कह रहा है इसमें, तो बोला है कि इनके आयतन बराबर है, जो इनका वॉल्यूम है दोनों का क्या है, इक्वल है। अब कह रहा है कि यदि उनकी त्रिज्या भी बराबर है, इसकी भी त्रिज्या अगर r है तो इसका भी त्रिज्या कितना है, r है, दोनों का त्रिज्या भी क्या है, इक्वल है। बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात क्या होगा, तो कह रहा है कि इसके त्रिज्या और ऊंचाई का रेशियो क्या होगा। इसका ऊंचाई हम क्या मान लेते हैं, h मान लेते हैं। तो एक बात बताइए कि इसका आयतन क्या होता है, गोला का आयतन 4/3 πr³ हो जाता है और बेलन का आयतन क्या होता है, πr² हो जाता है। ठीक, तो एक चीज करिए, यहाँ से पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, r² से अगर कटाएंगे तो ये एक r इधर बच जाएगा, यानी यहाँ से हम लोग का त्रिज्या का r और बट्टा h का रेशियो क्या आ जा रहा है, ये 3/4 आ जा रहा है, यानी कितना हो जाएगा 3:4 हो जाएगा। त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात कितना हो जा रहा है, 3:4, यानी कि ऑप्शन नंबर हम लोग का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक, तो आसान क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 1059 नंबर देखिए क्या बोला हुआ है। 1059 कह रहा है कि 142, 148, 154 डैश डैश, बोला है कि इसका 12वां पद जो है T12 निकालना है। 12वां पद जो पूछा हुआ है हमें कि 12वां पद क्या होगा, तो देखिए ये टर्म जो है किसमें है, ये एपी में है। समांतर श्रेणी लिखा भी हुआ है कि ये एपी में अगर है तो एपी का जो है 12वां पद निकालना है। तो देखिए एपी का nवां पद, आप फॉर्मूला याद रखिएगा, nवां पद जो होता है a + n-1 इंटू डी हो जाता है। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। ठीक है, एपी का nवां पद tn बराबर, यहाँ tn आप लिख सकते हैं कि tn बराबर क्या होता है, a + n-1 इंटू डी हो जाता है। तो अब देखिए यहाँ से हम a का वैल्यू, यहाँ पे जो प्रथम पद रहता है ना, यही a हो जाता है, और जो d की बात करेंगे, d ये दोनों का अंतर होता है, यानी 148 में से 42 घटाएंगे 6 हो जाएगा। देखिए हर जगह बराबर रहेगा, यहाँ भी कितना है 6 है। तो अब रख दीजिए मान, ये 142 प्लस 6 में से 1 गया 5, सॉरी n हमें 12वां पद निकालना है, तो 12 में से 1 जाएगा, 11 गुणे इतना है, d का मान 6 है, तो 11 6 के 66 हो जाएगा। 142 में 66 जोड़ेंगे तो 6 2 8, 6 4 10, यानी 208 जो होगा आपका आंसर हो जाएगा। इसका जो 12वां पद होगा वो कितना होगा, 208। तो इसका फॉर्मूला याद रहना चाहिए, नहीं याद रहेगा नहीं बनेगा। ठीक, चलिए 60 नंबर क्वेश्चन देखिए। 60 नंबर क्वेश्चन क्या बोला हुआ है। ठीक, 1160 क्या बोला है हमें, बोला है 1160 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं कि 117 गेंद है,
117 गेंद है और हमें बांटना है ए बी सी को बांटना है, इनका रेशियो है 2:4:7 है। ठीक, तो कह रहा है इसमें कि बांटी गई है तो सी की तुलना में ए को कितनी गेंद प्राप्त होती है, सी की तुलना में ए को कितना प्राप्त हो रहा है। देखिए यहाँ पे ये पहले सबको जोड़ दीजिए, 7 4 11 और 2 13 हो जाए, 13 बराबर अगर 117 है तो 13 9 117, एक यूनिट का वैल्यू अगर 9 आ गया तो देखिए सी को जो है ए से 5 यहाँ कम मिल रहा है, तो 5 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 9 5 45 हो जाएगा। इसका मतलब कि जो सी को ए को कम मिल रहा है। क्या पूछा है हमें, देख लीजिए एक बार, बोला है कि सी की तुलना में ए को कितना प्राप्त हो रहा है, तो ए को जो है 5 यूनिट कम मिल रहा है, तो 5 यूनिट का वैल्यू 45 हो जाएगा। इसका मतलब कि ए को सी की तुलना में 45 गेंद कम मिल रहा है, तो 45 कम देख लीजिए, ए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 45 कम मिल रहा है यहाँ से। ठीक है, यहाँ पे अगर अंतर निकालते हैं तो 5 आ रहा है, तो 5 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 45, तो इसको 45 गेंद कम मिल रहा है। ठीक, तो चलिए बस आज इतना हम लोग रहने देते हैं। आज 20 क्वेश्चन किए। ठीक, आज शाम तक आपको आज न्यूमेरिकल का भी क्वेश्चन मिलेगा, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम था इसलिए आपका क्वेश्चन न्यूमेरिकल का नहीं डल रहा था। ठीक, तो न्यूमेरिकल का भी क्वेश्चन आज शाम तक मिलेगा। तो चलिए आप लोग प्रैक्टिस करिए, घर पे बैठ के आराम से प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक, चलिए ओके, धन्यवाद।